चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद है जो मुझे बार बार आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। बार बार आप लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं ज्योतिष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत से मेरे मित्र, बहुत से मेरे दोस्त, बहुत से मेरे जानने वाले, मुझे सुनने वाले, मेरे भाई बहन, मेरे बंधुओं ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया। कई लोगों ने मुझसे गुजारिश की कि मैं कुंडली में बनने वाले अलग अलग योग कि कैसे उन योगों का निर्माण होता है, उनके कारण, उनके उपाय, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर करूं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। जो थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, जो थोड़ी बहुत ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उनकी ज्ञान की वृद्धि हो। तो मैंने भी इस पर अपना मन बनाया कि ठीक है, यदि ज्योतिष के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा होती है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, तो क्यों ना इस कार्य को अंजाम दिया जाए। तो इसी श्रृंखला में शुरुआत करते हुए आज सबसे पहले मैं विदेश यात्रा, विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर आप सब लोगों से चर्चा करूंगा कि किस प्रकार, ऐसे कौन से योग हैं, ऐसे कौन सी ग्रह चाल है कि जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपना देश छोड़कर विदेश में जाकर के सेटल हो जाता है या हो सकता है। सबसे पहले विदेश यात्रा जो आजकल प्रचलित नाम बन चुका है, इसके हम मूल तह तक जाने की, इसको समझने की कोशिश करें। दोस्तों, प्राचीन काल में कुछ खास वर्ग के लोग ही विदेश जाया करते थे। उच्च घरानों से संबंधित या व्यापारी वर्ग व्यापार करने के लिए अपना शहर, अपना गांव, अपना सरहद छोड़कर, अपनी भूमि, अपनी ज़मीन छोड़कर किसी अनजान देश में, किसी अनजान शहर में व्यापार करने जाया करते थे। कई बार कुछ लोगों को सजा के तौर पर भी देश निकाला मिल जाता था। तो दोनों में अंतर है। विदेश यात्रा, विदेश में सेटल होना और देश निकाला, ये तीन अलग अलग योग हैं। तो आइए सबसे पहले इन तीनों का अंतर समझें, इनके मूल रहस्य तक, इनके कारण को जानने की कोशिश करें। फिर उसके बाद मैं आपको इनसे जुड़े उपाय भी बतलाऊंगा। तो सबसे पहले विदेश यात्रा के बारे में मैं आप सबको बता दूं
आपके सामने ये जो चित्र आप देख रहे हैं जिसमें जन्म कुंडली बनाई गई है, सबसे पहले हम बात करेंगे विदेश यात्रा की। तो विदेश यात्रा के लिए जिन भावों का अवलोकन किया जाता है, जिन भावों को देखा जाता है, सबसे पहले बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरा भाव जो है प्रमुख रूप से विदेश यात्रा के लिए देखा जाता है, क्योंकि तृतीय भाव विदेश जाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है पासपोर्ट की और वीज़ा की। तो यही वो भाव है जो हमें पासपोर्ट और वीज़ा दिलाता है। उसके बाद नवम भाव, नवम भाव जो है ये लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है। लॉन्ग जर्नी, हवाई जहाज या पानी, जल यात्रा, समुद्री यात्रा, तो नवम भाव से लंबी दूरी की यात्राओं को देखा जाता है। उसके बाद आता है द्वादश भाव, 12th हाउस। 12th हाउस, द्वादश भाव जो है विदेशी भूमि का है, फॉरेन लैंड। विदेश, अपना देश छोड़कर किसी अनजान देश में जाना, किसी अनजान वातावरण में जाना, वो 12वें भाव से देखा जाता है। तो जब कभी तृतीय भाव, नवम भाव और द्वादश भाव से संबंधित ग्रहों की दशा अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में आएगी, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा पे अवश्य जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं। तृतीय भाव, नवम भाव और द्वादश भाव के कार्येश ग्रहों की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति 110% क्या 1000% विदेश यात्रा पे जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं। कार्येश, मैंने शब्द इस्तेमाल किया कार्येश ग्रह। कार्येश ग्रह कौन होते हैं? तो मैं एक बहुत संक्षिप्त सा परिचय आपको कार्येश ग्रहों का दे दूं कि तृतीय भाव में बैठे या नवम भाव या द्वादश भाव में जो भी ग्रह विराजमान हो, जो भी ग्रह बैठे हों, उन ग्रहों के नक्षत्र में जो ग्रह बैठे हैं वो 3, 9 और 12 के कार्येश बन जाएंगे। प्रथम कार्येश, द्वितीय कार्येश इन भावों में बैठे हुए ग्रह होंगे। तृतीय कार्येश इन भावों के स्वामी ग्रहों के नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह, और चतुर्थ कार्येश इन भावों के स्वामी ग्रह। तो जितने भी कार्येश ग्रह इस प्रकार से बनेंगे उनको आप भली भांति अलग से नोट कर लें, और जब जब इन कार्येश ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी व्यक्ति अवश्यमेव विदेश यात्रा करेगा। ये 100% 100% टेस्टेड फॉर्मूला है। ये तो थी विदेश यात्रा जाने की बात। अब यात्रा तो व्यक्ति कुछ देर के लिए करता है, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, उसके बाद वापस आ जाता है।
यात्रा का तो यही अर्थ हुआ। बात आती है कि फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट कैसे होगी। तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए देखा जाता है लगन। तो जब भी लगन का संबंध द्वादश भाव से बनेगा, व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश जाकर के सेटल हो जाएगा परमानेंट। तो दोस्तों, जब भी तृतीय, नवम और द्वादश भाव के संबंध रखने वाले कार्येश ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी और साथ ही लगन का संबंध यदि द्वादश भाव से बनेगा, तो व्यक्ति विदेश में 100% परमानेंट सेटल होगा। तो ये योग आप किसी भी कुंडली पर आजमा सकते हैं। जो भी ज्योतिष के जानकार हैं वो किसी भी कुंडली के ऊपर इस योग को आजमा कर देख सकते हैं। 100% ये योग लागू होगा। पारंपरिक ज्योतिष में भी, प्राचीन ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में भी विदेश यात्रा के जो मुख्य कारक ग्रह माने गए हैं वो हैं शनि, राहु और केतु। क्यों? क्योंकि ये पाप ग्रह हैं। प्राचीन काल में, वैदिक काल में अपने घर से बाहर जाना, अपने देश से बाहर जाना बहुत शुभ नहीं माना जाता था। देश निकाला, ऐसा माना जाता था कि इसको देश निकाला मिल गया। तो देश निकाला तो पापी ग्रहों की ही दशा अंतर्दशा में होता है। जब भी पापी ग्रहों की दशा अंतर्दशा, शनि, राहु, केतु, इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी, तो व्यक्ति अपने स्थान से छोड़कर किसी दूसरे नए स्थान पर जाकर के बस जाएगा। कई बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत से मुझे लोग पूछते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, वो विदेश तो चले गए किंतु वहां जाकर के किसी को परमानेंट ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, तो किसी अन्य कारण से किसी की इमिग्रेशन रुकी हुई है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अब जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर विदेश गया है, वहां सेटल होने गया है, उसके लिए वापस आना भी उतना ही मुश्किल है। तो ऐसा क्या किया जाए कि विदेश में बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के उनकी परमानेंट सेटलमेंट हो जाए? उसके लिए कुछ साधारण से उपाय, वैसे तो उपाय हमेशा कुंडली के अनुसार ही बताए जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ बहुत सरल से, साधारण से उपाय हैं। इनको आप निसंकोच कर सकते हैं। मगर मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी कुंडली किसी योग्य विद्वान पंडित को दिखला करके ही अपने उपाय करें। तो यदि किसी व्यक्ति का वीज़ा नहीं मिल रहा, या यदि किसी व्यक्ति का ग्रीन कार्ड रुका हुआ है, या किसी व्यक्ति को इमिग्रेशन एक्सटेंड नहीं हो रही या इमिग्रेशन नहीं मिल रही, तो ऐसे में आप बंदरों को गुड़ और चना डालें। क्यों? सीधी सी बात है कि बंदर जो हैं वो सूर्य का कारक माने गए हैं, और सूर्य जो है सरकार, गवर्नमेंट। तो किसी भी देश की सरकार जहां से आपका वीज़ा आपको मिलना है या आपको ग्रीन कार्ड जहां से मिलना है, उस देश की सरकार वहां का सूर्य,
और बंदरों को गुड़ डालने से आप सूर्य को प्रसन्न करते हैं, तो आपका रुका हुआ कार्य अवश्य बनेगा। इसी तरह चांदी पहनने, चांदी पहनने से क्या होगा? चांदी पहनने से चंद्रमा जो है ये भी राज्य कारक ग्रह है, सेमी गवर्नमेंट। तो चांदी पहनने से भी, बंदरों को गुड़ डालने से सूर्य प्रसन्न होंगे, चांदी पहने तो चंद्रमा शुभ होगा। चांदी का हाथी घर में रखें, क्योंकि बनते हुए कार्यों में अड़चन डालना जो है वो राहु का काम है। बनते हुए कार्य को बिगाड़ना राहु का खेल है। राहु कैसे शांत होगा? राहु को हाथी माना गया है और सफेद हाथी शुभ माना गया है, तो इसीलिए चांदी का हाथी घर में रखें। चांदी अपने आप में शुभ है, चांदी सफेद रंग है, तो इस प्रकार राहु को शुभ करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही आसान सा टोटका कि 4 नींबू 4 बृहस्पतिवार जल प्रवाह कर दें। क्यों भाई? नींबू खटाई और खटाई केतु। केतु जो है पैरों में चक्कर डालता है। अब आप विदेश गए हैं सेटल होने, लेकिन केतु अगर पैरों में चक्कर डाल देगा तो वापस ले आएगा। तो केतु को शांत करने के लिए, केतु को न्यूट्रल करने के लिए 4 नींबू 4 बृहस्पतिवार या 4 नींबू लेकर के 4 वीरवार किसी भी चौराहे पर रखकर अपने पैर से दबा दें, ताकि उनका रस निकल के जमीन से सड़क पे गिर जाए। तो ये छोटे छोटे से उपाय जो हैं आप कर सकते हैं, निसंकोच, लाभ मिलेगा। मगर फिर भी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी कुंडली दिखा करके ही उपाय करें, क्योंकि कई बार कोई उपाय यदि कुंडली के अनुरूप हम नहीं करते तो उसका हमें उल्टा रिजल्ट मिल सकता है, लाभ होने की बजाय हमें नुकसान हो सकता है। तो मेरा परामर्श है कि आप किसी अच्छे सुयोग्य विद्वान पंडित से अपनी कुंडली चेक करवाएं और उसके पश्चात ही, उसके बाद ही आप ये उपाय करें। तो जो भी व्यक्ति विदेश में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक उपाय मैंने बताए हैं, वो कर सकते हैं। आगे चलकर और भी इस तरह के बहुत से छोटे छोटे जो कुंडली में बनने वाले योग हैं उन पर से रहस्य उठाऊंगा, पर्दा उठाऊंगा, और उन योगों के जो डिसएडवांटेज हैं या उन योगों से जो बनने वाले अशुभ प्रभाव हैं उनसे कैसे बचा जाए, ये भी आप सबको मैं बताते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।